मेरे दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोग जो हैं बिन पानी सब सुन पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो हैं हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। यह क्लास 7 का पार्ट 6 है। इसी के माध्यम से कुछ इसमें बच्चों का कुछ जिक्र है। या आइए हम देखते हैं। फौजी चाचा के बगीचे में रवि, डेविस, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। वहाँ अनेक तितलियां उड़ रही थी तथा पेड़ों पर चिड़ियां भी चहचहा रही थी। रवि ने पूछा, यहाँ खूब तितलियां एवं चिड़ियां हैं, मेरे घर में तो एक भी नजर नहीं आती है। रानी ने कहा, मेरे घर में तो पेड़ है, तेरे घर में पेड़ है क्या? रवि ने कहा, नहीं। अचानक रवि पौधे के पास बैठकर फूल एवं पत्तियां तोड़ने लगी। आयुष ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। डेविड ने कहा, पौधे को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। चाचा देखेंगे तो हम सबको डांटेंगे। बच्चों का तो डर होता है कि बड़े आदमी से कि अगर हम पौधा को नुकसान करते हैं तो हमारे जो बड़े घर के आदमी होते हैं वो हमें डांटेंगे ही। तो पौधे को पानी दे रहे फौजी चाचा ने बच्चों की बातें सुन ली। पास आकर बोले बेटा, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों ने चुप हो गए। चाचा ने वहां गिरे पत्तों को, फूलों को देखा। वे सारी बात समझ गए कि बच्चे ने ही जो है इसको तोड़ा होगा। तो उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि बच्चों का डर होता है। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होगा? रजिया बोली, चाचा हरियाली नहीं होगी। डेविड बीच में ही बोल उठा, हमें फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी तो नहीं मिल पाएगा ना। तभी आयुष बोला, वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को भी तो पौधे ही ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधा नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रानी ने कहा, मेरी मम्मी कहती है कि कपड़ा भी पौधे द्वारा प्राप्त कपास से बनता है। ये बात सही है? रवि बोला, हाँ, कागज एवं रबर भी पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थों द्वारा ही बनाए जाते हैं। चाचा ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब सोचिए, अगर हम इसे लगातार नष्ट करते रहें तो इसका जीवन क्या असर पड़ेगा? हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? सभी बच्चों ने कहा, एक साथ कहा, फिर तो हमारा जीवन बहुत कष्टप्रद हो जाएगा। अब रजिया ने अपने किए पर पछतावा हो रहा था। चाचा ने कहा, आइए हम सब मिलकर एक काम करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनकी सूची बनाते हैं। दैनिक जीवन में जो रोज का जो हमारा जिंदगी है, हमारे जीवन में जो हम उपयोग करते हैं उसका जो सूची बनाते हैं। तो सूची बनाए, पेड़, तालाब, सड़क, नदी, कार, कपड़े, बैलगाड़ी, टमटम, कार, साइकिल, पर्वत, मकान, बिजली खंभा इत्यादि, ये सब सूची बनाया गया। आइए मेरे साथ में देखते हैं। ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण, ये पर्यावरण जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। और प्राकृतिक पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पर्यावरण के घटक ये मात्र जो है ये 2 ही प्रकार के, हम 3 बोल दिए, 2 ही प्रकार के हैं, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होगा? जो प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। जैसे में कि वायुमंडल को मानव तो नहीं बनाया, ये किसने बनाया? भगवान ने बनाए हैं, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण होगा। स्थल मंडल, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण। जलमंडल प्राकृतिक पर्यावरण, और सजीव जलमंडल प्राकृतिक पर्यावरण। और मानव निर्मित पर्यावरण, देखिए मानव निर्मित क्या है? जो मानव ने निर्माण किया है वही मानव निर्मित पर्यावरण कहलाएगा। इमारतें किसने बनाया? मानव ने बनाया। उद्योग किसने लगाया? मानव ने लगाया। पुल किसने बनाया? मानव ने बनाया है। स्मारक किसने बनाया? मानव ने बनाया है। सड़क, पार्क इत्यादि सब मानव ने बनाया, इसलिए मानव निर्मित पर्यावरण कहा गया। जो मानव
पर्यावरण का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ नोट्स के माध्यम से आपको हम बताते हैं। हमारा पर्यावरण, वायुमंडल में कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। स्वाभाविक है, वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण के उदाहरण। अजैव मतलब तो जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर, पेड़ पौधे जंतु सभी जगत का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं, जिसे इस मंडल को हम जैव मंडल कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। सजीवों को आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। जो सजीव का आपसी एवं पर्यावरण के बीच का जो परस्पर निर्भरता है उसे परितंत्र कहते हैं। पर्यावरण का परिभाषा इस तरह से देंगे। पर्यावरण का तात्पर्य हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। इसको याद रखिएगा। पर्यावरण का तात्पर्य हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति या वातावरण से मिलती है, जैसे पेड़ पौधा, नदी, पहाड़ इत्यादि। ये सब प्राकृतिक वस्तुएं कहलाते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। मानव निर्मित पर्यावरण, अभी मेरे साथियों कुछ देर पहले बताए थे, मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित या परिवर्तन करके बनाया है, जिसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान, पुल, सड़क इत्यादि। सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधा, पर्वत, नदी, पठार इत्यादि। ये सभी प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। स्थल मंडल क्या कहलाएगा? स्थल मंडल कहलाएगा पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पठार, मैदान, मकान, पेड़ पौधा इत्यादि सम्मिलित रूप के सम्मिलित रूप को स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं, जबकि पेड़ पौधा, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के उदाहरण है। जैव अजैव क्या होता है? जैव जो सांस लेता है, चल सकता है, वह जैव पर्यावरण कहलाएगा। और अजैव हो जाएगा जो सांस नहीं लेते हैं, जो निर्जीव होते हैं, वह अजैव पर्यावरण कहलाता है। अब आते हैं जल मंडल। जल मंडल क्या है? कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न प्रकार के जलाशय के सम्मिलित रूप को जल मंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या होगा? वायु की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल ही सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे नोट्स के माध्यम से। तो आइए अब चलते हैं आगे बुक की ओर। वायुमंडल कई प्रकार के गैस एवं धूलकण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण को उदाहरण है। ये सब तो आपको समझा ही दिए हैं। अब आगे आते हैं। चाचा ने समझाया ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए दूसरे पर निर्भर है, इसलिए तालाब का परितंत्र है। इसी प्रकार कई परितंत्र होते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने कहा मनुष्य अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। उन्हें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा, अगर घर नहीं होता तो क्या क्या कठिनाई होगी, अगर परिवार नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, अगर बाजार बंद हो तो क्या क्या परेशानियां होगी, अगर गाड़ियां बंद हो तो क्या दिक्कतें आएगी, खूब सर्दी पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, तुम क्या करते हैं। तो रजिया ने कहा घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ, धूप, हवा, वर्षा से कैसे बचेंगे। डेविड बोला परिवार के साथ ही तो हम अपने सुख दुख बांटते हैं। आयुष बोला बाजार बंद होने पर तो जरूरत की कोई चीज मिल ही नहीं पाएगी। चाचा ने कहा हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति या वातावरण से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधा, नदी, पहाड़ इत्यादि या प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं।
जो प्रकृति या वातावरण से मिलती है वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं कहलाते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है। अतएव इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान, पुल इत्यादि। चाचा ने चित्र बनाया है। चाचा ने अपने बनाए चित्र को दिखाकर कहा, ये सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधा, पर्वत, नदी इत्यादि। ये सभी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल, जल एवं वायु से निर्मित सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, ये सभी को स्थल मंडल कहते हैं। मेरे साथियों कुछ देर पहले ही बताए हैं। जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग हैं। कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, सागर, विभिन्न जलाशय मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। इसको याद रखिएगा। क्या क्या है? कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशयों की मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। उन्होंने पूछा, बच्चों जरा सोचिए तो जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी आएगी? सभी बच्चे ने सोचकर बताया, अब तो बहुत परेशानी होगी। सुबह से शाम तक जल की बार बार जरूरत पड़ती है। खाना बनाने, प्यास बुझाने से लेकर शरीर को स्वच्छ रखने में इसकी जरूरत होती है। चाचा ने कहा, क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सही बच्चे ने नहीं में सिर हिलाया। चाचा ने कहा, क्योंकि जल का भंडार सीमित है, इसलिए इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। चाचा ने पुनः कहा, पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। आप लोग पिछले अध्याय में पढ़ लिए होंगे इसके पराबैंगनी किरण के बारे में। रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी। हड़ताल के कारण सभी गाड़ियां बंद थी। मुझे काफी देर तक पैदल चलना पड़ा। समय भी बहुत अधिक लगा। स्वाभाविक है, भीड़ जब मार्केट में भीड़ अधिक होंगे तो हमें दिक्कत होगा ही। रजिया ने बताया, गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों से सामग्री हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरी जगह जाती है। अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो यहाँ की सामान वहाँ नहीं जा सकते हैं। यात्रा कर हम दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी जान पाते हैं। हमें एक दूसरे से यही जोड़े रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। फौजी चाचा बोले, बच्चों, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदला है। उन्होंने पूछा, बच्चों, क्या हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए? सभी बच्चे ने एक स्वर में कहा, नहीं चाचा, हमें इन्हें नुकसान न पहुंचाकर इनकी सुरक्षा करना चाहिए। समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी विवाह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा शब्द कहा गया है कि समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपरा, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना मतलब शामिल होना, बच्चों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। मुलाकात होने पर अभिनंदन के तरीके, खुशियों के व्यक्त करने के तरीके, सुख प्रकट करने के भाव, पर्व त्योहारों पर गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान, ये सब संस्कृति की पहचान है। यही सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चाचा ने कहा, बच्चों, हमें अपने इन रीति रिवाजों, परंपराओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए तथा इनका पालन करना चाहिए। सबने चाचा की बात पर सहमति जताई। चाचा ने हमें सही बच्चों को शाबाशी दी और फिर से अपने काम पर आने लगे। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें समझना है कि जल मंडल क्या है, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण कितने प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के, मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण।
और पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहेंगे? जो प्रकृति ने बनाए, जो भगवान ने बनाए हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण होगा, और जो मानव ने बनाए हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाएगा। तो इसके साथ अभ्यास भी कुछ जुड़े हुए हैं। इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तुएं हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, पुल, मकान, सड़क, ये सब क्या हो जाएगा? मानव ने बनाए हैं। और ये जल जो है, ये जल प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण अनगिनत होता है, लेकिन पर्यावरण मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है, जल नहीं है, पर्यावरण है, सड़क है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? वायु। तो आप लोग इस खाली स्थान को बहुत अच्छे से भर लीजिएगा। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं, ये सारी चीज बता दिए हैं। आप लोग थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। हमें पेड़ पौधे को कैसे बचाना है और रक्षा कैसे करना है। अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं हैं। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो हमारे पेड़ पौधे देते हैं, और हम जो सांस छोड़ते हैं पेड़ पौधे ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ हम और हमारा पेड़ पौधा एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो इस पेड़ को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए, भविष्य के लिए बहुत अच्छी होगी। तो मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आज हम लोग जो है आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।